सो आज हम नया केस डिस्कस करेंगे, फाइब्रोसिस या कोलैप्स ऑफ द लंग। तो ये हमारा केस है। तो ऐसे पेशेंट जिनको फाइब्रोसिस या कोलैप्स हो लंग्स का, वो कैसे प्रेजेंट करते हैं, उनका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले उनको रहता है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, उनको ड्राई कफ रहता है और पेन रहता है चेस्ट में, जहाँ पे फाइब्रोसिस या कोलैप्स होगा उस साइड पेन भी रहेगा। इसके अलावा फीवर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये सारे उसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होते हैं। रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होता है, ड्राई कफ और पेन और फीवर। और ये सिम्टम ये डिपेंड करते हैं कितनी जल्दी, कितने रैपिड उसको ये इन्वॉल्वमेंट हुई है लगी, और कितना लंग पैरेन्काइमा इन्वॉल्व हुआ है, और इन्फेक्शन है या नहीं है ये भी डिपेंड करता है उसके सिम्टम्स पे। तो ये था उसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन फाइब्रोसिस और कोलैप्स का। इसके अलावा कुछ एग्जामिनेशन फाइंडिंग होते हैं। सबसे पहले जनरल एग्जामिनेशन में हमें क्या मिलता है ऐसे पेशेंट का, इनको डिस्निया होता है और ऑर्थोपनिया होता है। ऑर्थोपनिया होगा अगर मेजर और ब्रोंकस जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाए, तब ऑर्थोपनिया भी होगा। इसके अलावा सेंट्रल साइनोसिस हो सकता है, क्लबिंग हो सकता है अगर उसको फाइब्रोजिंग एल्वोलाइटिस हो जाए या कोलैप्स हो जाए ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा की वजह से, तब क्लबिंग भी मिलेगा फाइब्रोजिंग एल्वोलाइटिस में, या कोलैप्स हो जाए ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा की वजह से। इसके अलावा उनका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ सकता है, टैकीपनिया होगा, पल्स रेट बढ़ सकता है, टैकीकार्डिया भी हो सकता है। तो ये था जनरल एग्जामिनेशन में। इसके अलावा जब हम उसको इंस्पेक्ट करेंगे उसकी चेस्ट को, तो उसकी चेस्ट जो है फ्लैट मिलेगी, फ्लैट चेस्ट मिलेगी, और सुप्रा क्लैविकुलर जो एरिया होता है वहाँ हॉलोइंग मिलेगी, और इंफ्रा क्लैविकुलर एरिया होता है वहाँ फ्लैटनिंग मिलेगी। इसके अलावा सुप्रा स्कैपुलर वेस्टिंग मिलेगी। इसके अलावा क्राउडिंग ऑफ रिब्स मिल सकता है, और नैरो जो होती है इंटरकॉस्टल स्पेस वो नैरो मिल सकती है। अगर लॉन्ग स्टैंडिंग उसको फाइब्रोसिस या कोलैप्स हो तो नैरो इंटरकॉस्टल स्पेस और क्राउडिंग रिब्स की मिलेगी। इसके अलावा जो मूवमेंट अफेक्टेड साइड में रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट मिलेगी, कम मूवमेंट होगी जिस साइड का उसको फाइब्रोसिस या कोलैप्स होगा, वहाँ की रेस्पिरेटरी मूवमेंट भी डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा जो शोल्डर है वो ड्रूप हो जाएगा, ड्रूपिंग डाउन शोल्डर हो जाएगा। अगर अपेक्स की इन्वॉल्वमेंट है तो शोल्डर भी नीचे हो जाएगा, और शोल्डर की ड्रूपिंग हमने बैक से देखनी है, बैक साइड ऑफ द पेशेंट वहाँ से देखनी है। इसके अलावा शिफ्ट हो जाएगा अपाइकल इंपल्स टुवर्ड्स द अफेक्टेड साइड, जहाँ फाइब्रोसिस या कोलैप्स हो उसी साइड अपाइकल इंपल्स पे मूव कर जाएगी। इसके अलावा काइफोस्कोलियोसिस भी मिल सकता है, अगर एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस है तो हमें काइफोस्कोलियोसिस भी मिल सकता है। अब पैल्पेशन पे क्या मिलेगा, जब हम उसको पैल्पेट करेंगे उसको तो ट्रेकिया जो होता है, ट्रेकिया शिफ्ट होगा और अपेक्स भी शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द अफेक्टेड साइड, जहाँ फाइब्रोसिस या कोलैप्स हो उसी साइड ट्रेकिया और अपेक्स भी चला जाएगा। इसके अलावा पहली बात की जो चेस्ट मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगी अफेक्टेड साइड की, और एक्सपेंशन भी कम हो जाएगी जहाँ पे उसको फाइब्रोसिस या कोलैप्स होगा। इसके अलावा जब वोकल फर्माइटिस होता है फाइब्रोसिस में डिक्रीज हो जाता है, वोकल फर्माइटिस फाइब्रोसिस में डिक्रीज हो जाता है। कोलैप्स में डिक्रीज भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है अगर ब्रोंकस ऑब्स्ट्रक्टेड है, और इंक्रीज हो सकता है अगर ब्रोंकस पेटेंट है। अगर ब्रोंकस पेटेंट है तो वोकल फर्माइटिस इंक्रीज होगा कोलैप्स के केसेस में। इसके अलावा जब प्रिकॉशन कर रहे हैं ऐसे पेशेंट जिनको फाइब्रोसिस और कोलैप्स होता है, उन पे इंपेयर्ड रेजोनेंस नोड मिलेगा या फिर डल नोड भी मिल सकता है, इंपेयर्ड रेजोनेंस नोड या डल नोड। अब ऑस्कल्टेट करेंगे जब फाइब्रोसिस कोलैप्स में केस में, तो क्या होगा अगर कोलैप्स विद ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकस है या फिर फाइब्रोसिस है, तो उसमें क्या होगा डिक्रीज्ड वेजिकुलर साउंड अगर फाइब्रोसिस है, या फिर एब्सेंट ब्रेथ साउंड अगर कोलैप्स है। कोलैप्स में एब्सेंट मिलता है और फाइब्रोसिस में डिक्रीज वेजिकुलर ब्रेथ साउंड मिल सकता है। डिक्रीज वेजिकुलर ब्रेथ साउंड कहाँ मिलेगा, कोलैप्स विद ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकस या फाइब्रोसिस में। एब्सेंट ब्रेथ साउंड कहाँ मिलेगा, कोलैप्स में, जहाँ ब्रोंकस भी ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाए। इसके अलावा डिक्रीज या एब्सेंट वोकल रेजोनेंस भी मिल सकता है, फाइन क्रेपिटेशन भी मिल सकता है, एंड ओकेजनली रोंकाई भी मिल सकता है फाइब्रोसिस में। फाइब्रोसिस केस में डिक्रीज या एब्सेंट वोकल रेजोनेंस, फाइन क्रेपिटेशन और ओकेजनली रोंकाई भी मिल सकते हैं। रोंकाई और क्रेपिटेशन जो होता है वो एब्सेंट होता है कोलैप्स के केसेस में विद ऑब्स्ट्रक्टेड ब्रोंकस। कोलैप्स विद ऑब्स्ट्रक्टेड ब्रोंकस होगा तो रोंकाई और क्रेपिटेशन एब्सेंट भी हो सकते हैं। अब क्या होता है कि जो कोलैप्स के साथ अगर पेटेंट ब्रोंकस होता है तो उसमें हमें क्या क्या मिलता है, ट्यूबुलर ब्रेथ साउंड मिलेगा, ब्रोंकोफोनी विद विस्परिंग प्रेक्टिरोलोकी मिलेगा, और कोर्स क्रेपिटेशन मिलेगा। ये कब मिलेगा, जब कोलैप्स के साथ पेटेंट ब्रोंकस हो। और देखते हैं जो फाइब्रोसिस होता है उसका ऑनसेट हमेशा क्रोनिक होता है और चेस्ट वाल उसमें रिट्रैक्टेड होती है। अगर हम कंपेयर करें कोलैप्स में क्या होगा, ऑनसेट हमेशा अक्यूट होगा और चेस्ट वाल उसमें फ्लैटेंड होगी। तो ये कुछ डिफरेंशिएट करता है इन दोनों को। इसके अलावा ड्रूपिंग ऑफ शोल्डर, फ्लैटनिंग ऑफ द चेस्ट या क्राउडिंग ऑफ द रिब्स कहाँ देखने को मिलती है, अफेक्टेड साइड में। किस केस में ज़्यादातर, फाइब्रोसिस में। कोलैप्स में भी देखने को मिल सकता है ड्रूपिंग ऑफ द शोल्डर, फ्लैटनिंग ऑफ द चेस्ट, क्राउडिंग ऑफ द रिब्स, अगर कोलैप्स लंबे समय से किसी को है। पास्ट हिस्ट्री भी काफी इंपॉर्टेंस रहती है फाइब्रोसिस या कोलैप्स में। इसमें हमें पूछना है टाइप ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री लेनी है, मम्स, मीजल्स, वूपिंग कफ चाइल्डहुड में हुआ है नहीं हुआ है, जॉइंट पेन की हिस्ट्री लेना है, सिम्टम्स पूछना है रिगार्डिंग ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के रिलेटेड। अब देखते हैं कौन कौन से टाइप्स के फाइब्रोसिस होते हैं। हमारे पास फोकल फाइब्रोसिस होता है, रिप्लेसमेंट फाइब्रोसिस होता है और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होता है। फोकल फाइब्रोसिस हमें देखने को मिलता है कोल वर्कर निमोकोनियोसिस में, एस्बेस्टोसिस में, सिलिकोसिस में। रिप्लेसमेंट फाइब्रोसिस मिलता है ट्यूबरकुलोसिस में, ब्रोंकिक्टिसिस में, रेडिएशन फाइब्रोसिस में, लंग अब्सेस के बाद, पल्मोनरी इन्फेक्शन के बाद, नेक्रोटाइजिंग निमोनिया के बाद भी रिप्लेसमेंट फाइब्रोसिस होता है। इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस बेसिकली फाइब्रोसिस होता है इसमें एल्वियोलर वॉल्स का, ये दोनों इफेक्ट को इक्वली डिफ्यूजली इफेक्ट करती है, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, और इसको हम कहते हैं फाइब्रोजिंग एल्वोलाइटिस। इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस कॉमनली देखने को मिलता है सिस्टमिक कॉलेजन डिजीज जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस और स्क्लेरोडर्मा। अब पेशेंट ज्यादा सिम्टोमेटिक होती है फोकल फाइब्रोसिस में और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस में पेशेंट ज्यादा सिम्टोमेटिक होते हैं, और साइंस ज्यादा मिलते हैं रिप्लेसमेंट फाइब्रोसिस के केसेस में, साइंस ज्यादा मिलते हैं। अब फाइब्रोसिस ऑफ द लंग जिसमें कार्डियक ओरिजिन होता है, उसमें हमारे कॉज रहता है मिट्रल स्टेनोसिस और मल्टीपल पल्मोनरी इन्फार्क्ट्स। दीज आर द फाइब्रोसिस ऑफ द लंग ऑफ कार्डियक ओरिजिन। अब देखते हैं कि डिफ्यूज फाइब्रोसिस ऑफ द लंग एक तो एक्यूट होता है और क्रोनिक होता है। डिफ्यूज फाइब्रोसिस पूरा लंग पूरा फाइब्रोसिस होता है, एक तो एक्यूट में हो जाता है, जल्दी जल्दी हो जाता है डिफ्यूजली फाइब्रोसिस। इसमें कौन सी डिजीज होती है जिसमें डिफ्यूज फाइब्रोसिस एक्यूट ऑनसेट का होता है, उसे कहते हैं हेमरेज डिजीज। अब हेमरेज डिजीज का क्या होता है, एक्यूट ऑनसेट होता है, प्रोग्रेसिव कोर्स होता है, और इसका एटियोलॉजी अननोन है, नहीं पता एटियोलॉजी क्यों होता है ये हेमरेज डिजीज। क्रोनिक फाइब्रोसिस दोनों लंग का होता है, डिफ्यूज होता है, और इसमें फाइब्रोजिंग एल्वोलाइटिस एक इंपॉर्टेंट कॉज है। जो डिफ्यूज फाइब्रोसिस होता है लंग का, जिसमें क्रोनिक प्रोसेस होता है, वो डायग्नोस क्लिनिकली होता है, और उसको हमें लंग बायोप्सी से कंफर्म करना पड़ता है। क्रोनिक फाइब्रोसिस को क्लिनिकली डायग्नोज होगा और उसको लंग बायोप्सी से हमें कंफर्म करना पड़ता है, और फाइंडिंग इसकी बायलेटरल रहती है डिफ्यूज में, और डिफ्यूज दोनों साइड रहेगी और बायलेटरल रहेगी, लोकलाइज्ड नहीं होती है।
अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं फाइब्रोजिंग एल्वोलाइटिस के। सो इस पेशेंट में जो भी फाइब्रोजिंग एल्वोलाइटिस के पेशेंट होते हैं जिनमें इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो सकता है, इनमें प्रोग्रेसिव डिसेबलिंग डिस्निया होता है, सांस फूलता है इनको ऑर्थोपनिया होता है और टैकियोपनिया होता है। इसके अलावा इनमें जो ड्राई कफ होता है वो परसिस्टेंटली ड्राई कफ इनको होता रहता है। इसके अलावा वेट लॉस होता है और फटीग होता है। इसके अलावा अर्थाल्जिया हो सकता है इनमें सेंट्रोसाइनोसिस भी देखने को मिलता है, पॉलीसाइथीमिया भी हो सकता है। इसके अलावा इनमें क्लबिंग भी देखने को मिलता है और इनमें जो चेस्ट मूवमेंट होती है बायलेटरली डिक्रीज होती है। साथ में फाइब्रोजिंग एल्वोलाइटिस में हमें वेसिकुलर ब्रेथ साउंड दोनों साइड डिक्रीज मिलेगा, डिमिनिश मिलेगा। इसके अलावा लेदरी क्रेपिटेशन इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें वेलक्रो क्रेपिटेशन हमें सुनाई देती है फाइब्रोजिंग एल्वोलाइटिस में। वेलक्रो क्रेपिटेशन और ये एंड इंस्पिरेटरी होती है क्रेपिटेशन, और इसको कफ से कोई भी इनको इंपैक्ट नहीं पड़ता है ऐसी क्रेपिटेशन में जो फाइब्रोजिंग एल्वोलाइटिस में होती है। कफ करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इनकी क्रेपिटेशन में। इसके अलावा ये लोअर जोन में सुनाई देती है और बैक में सुनाई देती है पर्टिकुलरली, और ये बाइबेजल क्रेपिटेशन भी इनको कहते हैं। सो लेदरी क्रेपिटेशन हमें फाइब्रोजिंग एल्वोलाइटिस में सुनाई देती है। इसके अलावा साइंस ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी देखने को मिलता है, राइट वेंट्रिकल फेलियर के भी साइन आ सकते हैं, और लेटर स्टेजेस में क्रोनिक और परमानेंट भी हो सकता है फाइब्रोजिंग एल्वोलाइटिस में। और ये जितने भी पेशेंट होते हैं जिनको फाइब्रोजिंग एल्वोलाइटिस होता है इनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड से रिस्पांस काफी अच्छा देखा जाता है इन पेशेंट्स में। कैसे क्लासिफाई करते हैं कोलैप्स ऑफ द लंग्स कोलैप्स को हम क्लासिफाई करते हैं आइदर अब्जॉर्प्शन या एक्टिव कोलैप्स जिसे कहते हैं, या फिर कंप्रेशन या फिर पैसिव कोलैप्स जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अब्जॉर्प्शन और एक्टिव कोलैप्स में क्या होता है। इसमें क्या होता है कि ब्रोंकस ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है बाय म्यूकस प्लग्स या फिर ब्रोंकियल कास्ट। फॉरेन बॉडी से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ब्लड न्यूप्लाज्म्स या न्यूप्लाज्म एंडोब्रोंकियल हो सकता है, या फिर कंप्रेशन आउटसाइड से हो सकता है, आउटसाइड कोई एनलार्ज ग्लैंड कर सकता है ऑब्स्ट्रक्शन, या एनुरिज्म से भी कोलैप्स हो सकता है, अब्जॉर्प्शन ब्रोंकस ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। न्यूप्लाज्म भी कर सकते हैं, न्यूप्लाज्म एक्सोब्रोंकियल भी हो सकता है, या फिर न्यूप्लाज्म जो विद इन दी वॉल ऑफ ब्रोंकियल वॉल से न्यूप्लाज्म जिसे इंट्राब्रोंकियल न्यूप्लाज्म कहते हैं वो भी ब्रोंकस को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब इस केस में क्या होता है कि जो भी अब्जॉर्प्शन या एक्टिव कोलैप्स होता है इसमें ट्रेकिया जो होता है वो सेम साइड में चला जाता है ड्यू टू मोर नेगेटिव इंट्राफ्लोरल प्रेशर। बहुत ज्यादा नेगेटिव इंट्राफ्लोरल प्रेशर होता है अब्जॉर्प्शन या एक्टिव कोलैप्स में, इसलिए ट्रेकिया सेम साइड में शिफ्ट हो जाता है। वहीं कंप्रेशन या पैसिव कोलैप्स की बात करें इसमें ब्रोंकस पेटेंट रहता है, और ये क्यों डेवलप होता है एज ए रिजल्ट ऑफ प्लूरल एफ्यूजन, एम्पाइमा हो गया, न्यूमोथोरस हो गया, हाइड्रोन्यूमोथोरस हो गया, पायोन्यूमोथोरस हो गया, या वेरी लार्ज न्यूप्लाज्म। इसकी वजह से क्या होता है ट्रेकिया जो होता है वो अपोजिट साइड में जाता है इस केस में, और इसमें बिकॉज ये ऐसा क्या होता है पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर की वजह से ये वाला कंप्रेशन या पैसिव कोलैप्स हमें देखा जाता है। जो हमारा अब्जॉर्प्शन कोलैप्स है उसे हम एटेलेक्टेसिस ऑफ लंग भी कहते हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर कोलैप्स है तो वो ज्यादातर अब्जॉर्प्शन कोलैप्स ही होता है। कंप्रेशन कोलैप्स हमने कब सोचना है, जब उसमें प्लूरल एफ्यूजन हो, न्यूमोथोरक्स हो, हाइड्रोन्यूमोथोरक्स हो, उसमें हमने सोचना है कि पेशेंट को कंप्रेशन कोलैप्स हुआ है। अब इसमें जो कंप्रेशन कोलैप्स उसमें होता है उसका अंडरलाइन रंग रिमेन साइलेंट। अब कोलैप्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है सेंट्रल कोलैप्स या फिर पेरिफेरल कोलैप्स। सेंट्रल कोलैप्स में ब्रोंकस ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और सारे साइंस कोलैप्स के डैम्पन हो जाते हैं। वहीं पेरिफेरल जो कोलैप्स होता है उसमें ब्रोंकस पेंटेड रहता है और ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड और ब्रोंकोफोनी सुनाई देता है, ये पेरिफेरल कोलैप्स में। अब देखते हैं कॉमन कॉजेज अब्जॉर्प्शन कोलैप्स के विद रिगार्ड टू एज। न्यूनेट्स में अब्जॉर्प्शन कोलैप्स क्यों होता है, मेकोनियम की वजह से, मेकोनियम एस्पिरेशन की वजह से। चिल्ड्रन में अब्जॉर्प्शन कोलैप्स क्यों होता है, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन की वजह से। एडल्ट्स में ब्रोंकियल एडिनोमा की वजह से। ओल्ड एज में ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा की वजह से अब्जॉर्प्शन कोलैप्स देखने को मिलता है।